तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहरी छानबीन में हमारे पास एक ऐसा ऐतिहासिक और विरोधाभासी घटनाक्रम है जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। बिल्कुल। मतलब इमेजिन कीजिए, अमेरिका और ईरान, दो ऐसे देश जो शायद ही कभी एक मेज पर आते हैं, वो अचानक एक युद्ध विराम पर सहमत हो जाते हैं और पूरी दुनिया राहत की सांस ले ही रही होती है कि ठीक 10 मिनट बाद इजराइल लेबनान पर हमला कर देता है। एग्जैक्टली 10 मिनट बाद इजराइल लेबनान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ भयानक बमबारी कर देता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी कूटनीतिक यूटर्न को डिकोड करने वाले हैं। और हमारे सामने आज जो वर्तमान कूटनीतिक रिपोर्ट्स और ऐतिहासिक संघर्ष के दस्तावेज हैं, वो एक बहुत ही उलझी हुई कहानी बयां कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य यही समझना है कि शांति के लिए उठाया गया एक कदम अचानक इतने बड़े युद्ध में कैसे बदल गया। तो चलिए इस घटना की टाइमलाइन को थोड़ा खोलकर देखते हैं। हाँ, शुरुआत वहीं से करते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक ये पूरी कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित मध्यस्थ के साथ शुरू होती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके जरिए अमेरिका और ईरान के बीच एक युद्ध विराम की रूपरेखा तय होती है जिसमें लेबनान को भी शामिल करने की बात थी। पर मुझे यहाँ ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है। आखिर पाकिस्तान इन दोनों के बीच मध्यस्थता कैसे कर रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है, लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर आप भू राजनीति के नक्शे को देखें तो ये उतना भी अजीब नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ एक लंबी सैन्य साझेदारी रही है और साथ ही वो ईरान के साथ एक बड़ी सीमा साझा करता है। जब पश्चिमी देशों के मध्यस्थ फेल हो जाते हैं तो ईरान क्षेत्रीय बैक चैनल का इस्तेमाल करता है। समझ गया। मतलब पाकिस्तान ने इसी ग्रे एरिया का फायदा उठाया। बिल्कुल। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पूरे समझौते को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि लेबनान कभी इस सौदे का हिस्सा था ही नहीं। और खारिज भी कैसे किया? सिर्फ बयानों से नहीं। इसके कुछ ही मिनटों बाद 100 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी शुरू हो गई। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने घर के एक कमरे की आग बुझाई हो और दूसरे कमरे में पूरा बारूद फट जाए। एकदम से ही। लेकिन यहां मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। 10 मिनट में 100 ठिकानों पर सटीक हमला करना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अचानक गुस्से में आके कर लें। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे तो महीनों की इंटेलिजेंस लगती होगी। तो इसका मतलब है कि इजराइल ने यह हमला युद्ध विराम के जवाब में नहीं किया, बल्कि वो पहले से तैयार बैठे थे, है ना? आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सटीक है। सेनाएं इस पैमाने के हमले रातों रात प्लान नहीं करती। नेतन्याहू ने शांति समझौते को इसलिए ठुकराया क्योंकि ये समझौता उनके मुख्य लक्ष्यों को एड्रेस ही नहीं कर रहा था। अच्छा, तो उनके मुख्य लक्ष्य क्या थे? इजराइल का मूल उद्देश्य ईरानी शासन की ताकत को हटाना और विशेष रूप से उनकी परमाणु क्षमता को नष्ट करना था, जो इस समझौते से अछूता रह गया। तो मतलब अमेरिका और ईरान जो डील कर रहे थे वो इजराइल की नज़र में ईरान के लिए एक सर्वाइवल पैकेज था। बिल्कुल। इजराइल को लगा कि इस युद्ध विराम से ईरान को अपना यूरेनियम संवर्धन जारी रखने का समय मिल जाएगा। ये तो बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड है। और हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि इजराइल के अंदर भी ये युद्ध विराम बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं था। हाँ, क्योंकि इजराइल के आम नागरिक भी ईरान के यूरेनियम भंडार को लेकर डरे हुए हैं। लेकिन यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। क्या ये पूरी कहानी सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा की है? आप घरेलू राजनीति की बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि इस साल के अंत में इजराइल में चुनावों ने नेतन्याहू को अपनी सत्ता बचाने के लिए हिजबुल्लाह पर एक निर्णायक जीत की सख्त जरूरत है। ये बात सच है। तो क्या ये संभव नहीं है कि ये मेगा स्ट्राइक दरअसल एक नेता के राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये कूटनीति और अस्तित्व के संकट का मिला-जुला रूप है। अच्छा, वो कैसे? एक तरफ घरेलू राजनीति का भारी दबाव तो है ही, पर दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल की सुरक्षा के लिए उनकी एक दीर्घकालिक सैन्य रणनीति भी है। वही लिटानी नदी वाला एंगल। बिल्कुल। उनका सामरिक लक्ष्य दक्षिणी लेबनान में सीमा से 30 किलोमीटर दूर लिटानी नदी तक एक सुरक्षा बफर जोन बनाना है। स्रोतों में इसका बार बार जिक्र है। लेकिन आखिर ये 30 किलोमीटर का आंकड़ा इतना जादुई क्यों है? क्या ये सिर्फ जमीन पर कब्जा करने की बात है? नहीं, इसके पीछे हथियारों की रेंज का विज्ञान है। हिजबुल्लाह जिन हथियारों का इस्तेमाल करता है उनकी प्रभावी मारक क्षमता आमतौर पर 5 से 20 किलोमीटर के बीच होती है। ओह, समझ गया। तो अगर इजराइल हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के पार यानी 30 किलोमीटर पीछे धकेल देता है
तो उत्तरी इजराइल के शहर इन रॉकेटों की जद से बाहर हो जाएंगे। मतलब ये सिर्फ बॉर्डर खिसकाने की बात नहीं है, ये दुश्मन के हथियारों की ज्योमेट्री को तोड़ने की रणनीति है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएं, तो लिटानी नदी तक जाने की ये इजरायली योजना आज की तो नहीं है। जी नहीं, इजराइल और लेबनान के सशस्त्र गुटों के बीच लगभग 50 सालों से ये रुक रुक कर चलने वाला युद्ध जारी है। हाँ, 1982 का आक्रमण हो या 2006 का युद्ध। लेकिन मुझे यहाँ सबसे बड़ी हैरानी इस बात की होती है कि हाल ही में इजराइल ने हिजबुल्लाह के शीर्ष नेताओं को मार गिराया। हसन नसरल्ला और उनके कमांडर्स को। बिल्कुल, उनके संचार उपकरण उड़ा दिए, हथियारों का नुकसान किया। फिर भी हिजबुल्लाह अभी भी उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। शीर्ष नेतृत्व खत्म होने के बाद भी ये संगठन काम कैसे कर रहा है? इसे समझने के लिए हिजबुल्लाह के ढांचे को देखना होगा। ये कोई पारंपरिक सेना नहीं है। तो ये क्या है? उन्होंने मिशन कमांड की रणनीति अपनाई है। स्थानीय कमांडर्स को हर हमले के लिए ऊपर से इजाजत नहीं लेनी पड़ती। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने सांप का सिर काटा हो, लेकिन असल में वो एक स्टारफिश हो। हाँ, मतलब अगर आप स्टारफिश का एक हिस्सा काट भी दें तो वो खुद ब खुद काम करता रहता है। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। वो एक अत्यधिक विकेंद्रीकृत नेटवर्क है। पर एक बात बताइए, अतीत में भी लेबनानी राज्य के माध्यम से हिजबुल्लाह को निहत्था करने के पुराने समझौते हो चुके थे। वो विफल क्यों रहे? क्योंकि लेबनान की सरकारी सेना कमजोर है और हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर। इसी पुरानी कूटनीतिक विफलता के कारण ही इजराइल का मानना है कि अब उसे काम को खुद खत्म करना होगा। मतलब आउटसोर्सिंग से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। पर इस खुद काम खत्म करने की भारी कीमत कौन चुका रहा है? ये बहुत ही खौफनाक है। मानवीय संकट की बात करें तो हालात बहुत बुरे हैं। हाँ, हमारे तथ्य बताते हैं कि 1000 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। 1 मिलियन लोग, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये सब अपनी जान बचाकर बैरूत शहर की तरफ भाग रहे हैं, जो पहले से ही घिर चुका है। और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस, इटली और स्पेन ने इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की है। हाँ, इटली के विदेश मंत्री की चेतावनी मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा है कि ये लेबनान को एक दूसरा गाजा बना सकता है, जो कि बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? ये अब सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई तो रही नहीं, बल्कि एक वैश्विक संकट बन चुका है। बिल्कुल। और इस संकट का सबसे बड़ा असर ईरान के उस कदम से दिखा है जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। आप होर्मुज जलडमरू मध्य की बात कर रही हैं? जी, ईरान ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को बंद कर दिया है। रुकिए, ये बंद कैसे कर दिया? क्या उन्होंने समंदर में कोई दीवार खड़ी कर दी है? ये काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। होर्मुज को बंद करने के लिए दीवार नहीं चाहिए। ये एक बहुत संकरा समुद्री रास्ता है। ईरान वहां अपनी तेज गश्ती नौकाओं और समुद्री सुरंगों का इस्तेमाल करके उस इलाके को असुरक्षित कर देता है। और इससे क्या होता है? इससे ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां वहां से गुजरने वाले तेल के टैंकरों का बीमा करने से मना कर देती हैं या प्रीमियम इतना बढ़ा देती हैं कि व्यापारी असंभव हो जाता है। ओह, तो मतलब बिना बीमा के कोई जहाज वहां से नहीं गुजरेगा और रास्ता खुद ब खुद बंद हो गया। बिल्कुल। ये हॉर्मुज का बंद होना सिर्फ एक सैन्य जवाब नहीं है, ये सीधे तौर पर वैश्विक तेल आपूर्ति और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने वाला कदम है। मतलब ईरान ने इस लोकल लड़ाई को एक आर्थिक युद्ध में बदल दिया है। ये दिखाता है कि कैसे वहां होने वाली बमबारी रातों रात हमारे पेट्रोल पंप और जेब पर असर डाल सकती है। एकदम सही। खैर, अब जब हम आज की इस गहरी छानबीन के समापन पर आ गए हैं, तो मैं सुनने वालों को स्पष्ट रूप से याद दिलाना चाहता हूं कि आज हमने दोनों पक्षों के नजरिए को सामने रखा है। बिल्कुल, किसी एक का पक्ष लिए बिना। हाँ, एक तरफ इजराइल की अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की चिंताएं हैं और दूसरी तरफ लेबनान में उपजा भीषण मानवीय संकट। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उन तथ्यों और विचारों को सामने रख रहे हैं जो स्रोत सामग्री में मौजूद हैं। बिल्कुल। शांति समझौते की एक छोटी सी उम्मीद से लेकर लेबनान में बड़े हमलों और होर्मुज के बंद होने से पैदा हुए वैश्विक संकट तक का ये सफर वाकई बहुत जटिल रहा। और इस पूरी चर्चा के बाद एक ऐसा नया विचार सामने आता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या? जब किसी तीसरे देश द्वारा कराई गई एक शांति संधि ही इतिहास के सबसे बड़े क्षेत्रीय हमलों में से एक का कारण बन जाए, तो क्या भविष्य में विश्व शक्तियां कभी भी मध्यस्थता करने की हिम्मत जुटा पाएंगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। और एक बात और,
अगर होर्मुज का जल मार्ग लंबे समय तक बंद रहता है, तो क्या ये लड़ाई बंदूकों से आगे बढ़कर एक ऐसे वैश्विक आर्थिक युद्ध में बदल जाएगी जिसे रोकना किसी भी महाशक्ति के नियंत्रण में नहीं होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये युद्ध का नया तरीका बन जाएगा? खैर, इसी गंभीर विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि सुनने वालों को इस जटिल मुद्दे को और गहराई से समझने में मदद मिली होगी।